जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी एग्जाम जो 3.0 मार्च महीने में होने वाला है, इसके लिए हम आज जो है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले जो है हमने ए सेक्शन में किया था फिजिक्स के क्वेश्चन अर्थात भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन किया था। इसके बाद बी जो सेक्शन था हमारा उसमें केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के क्वेश्चन किया था हमने, और अब हम आज करेंगे जीव विज्ञान के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और ये जो सभी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके जो है बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार जो है बीपीएससी के द्वारा जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए भी आपके जो है बीपीएससी तैयारी में बार ये दोबारा से पूछने के प्रबल संभावना बनती है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आपका पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लिनियस, लेमार्क, मेंडल, डार्विन। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 65वीं बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो है लिखने वाले थे डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई थी और ये चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल। तो जो है इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंसुलिन जो है आग्नेयाशय से अंतःस्रावी होता है और यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनने में की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सा है ये बताना है। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फाडायासिन और सल्फाडायाजिन, ये बताना है कौन सा है इसमें जो है एंटीबायोटिक। तो इसमें जो है पेनिसिलिन एक आपका एंटीबायोटिक होता है और सल्फाडायाजिन ये भी आपका एंटीबायोटिक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ये आपका इसका राइट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो आप सभी को पता है तो कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो वो है आपका चावल। चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1000 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल जो है साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या कीटों को मारने का विज्ञान। कीट संवर्धन होता है आपका कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है और केचुआ कृषियों का मित्र है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा गया था कि किसको कृषकों का मित्र कहा जाता है, तो वो होता है केचुआ। और भूमि की आंत कहा जाता है, यह भी केचुए को कहा जाता है। कृषकों का मित्र और भूमि की आंत जो है ये केचुए को ही कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। तो जेनेटिक्स ये क्वेश्चन जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में पूछा गया है। 1 और 2 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो है जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? आनुवंशिकता और विचरण। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनिक तरंगे, पराबैंगनी किरणें। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पराध्वनिक किरणें।
ये आपका बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सत्य फल जो होते हैं पूछता है ना, सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और सच्चा फल की श्रेणी में कौन नहीं आता? सेब। सेब कैसा फल है? ये एक असत्य फल है, याद रखिएगा। सेब कैसा फल है? असत्य फल है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जब फल के निर्माण में अंडाशय अर्थात ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सेब और काजू, नाशपाती, ये जो 3 ऐसे फल है जो है असत्य फल की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान में ऐसे ही क्वेश्चन जो है, बायोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। शुष्क पत्तियों से, शुष्क तने से, शुष्क बीज या शुष्क पुष्प कली। तो आप सभी को पता है जो लौंग होता है ये शुष्क जो पुष्प की कली होती है वहां से प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अभी जस्ट बताया, फल, तना, जड़, फूल की कली, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये बताया फूल की कली से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, लौंग बंद कलियां या पुष्प कलियां हैं जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है वो है साइजीजियम एरोमेटिकम। साइजीजियम एरोमेटिकम है जो कि कुल मेटेसी के अंतर्गत आता है और इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। और यह एक क्या है? सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है और इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी है। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अदरक की बात करें तो अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं अतः यह कहा जाता है कि अदरक तना नहीं जड़ है। अदरक तना है जड़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष या एक बीज। तो पादप कली कौन सी होती है? एक भ्रूणीय टहनी को हम पादप कली कहते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं और यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक में युक्त जो मिट्टी होती है वहां पर जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सक्यूलेंट। ये जो है कहलाते हैं हेलोफाइट। जो नमक युक्त मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उनको हम हेलोफाइट कहते हैं। लवण मृदोद्भिद, इसी को हेलोफाइट को क्या कहा जाता है हिंदी में? लवण मृदोद्भिद। उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो आप, इसमें स्टार मार्क कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार ईसीजी के बारे में पूछा गया है और इसमें जो है ईईजी के बारे में बताया गया है। हृदय, दिल, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैंक्रियाज, मस्तिष्क, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में पूछा भी गया है, मुझे याद आ रहा है। ये वो क्वेश्चन भी पूछा गया है और ईसीजी वाला भी पूछा गया है। तो ईईजी किसके लिए होता है? ये मस्तिष्क के लिए होता है। मस्तिष्क की जो है विद्युत गतिविधि को मापने वाला यंत्र होता है ईईजी। ठीक है, और ईसीजी में हम क्या करते हैं? हृदय की गतिविधियों को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे
उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपका बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसके उपचार में जो है इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इंफ्रारेड विकिरण, आईआर या अवरक्त विकिरण इन्हीं को कहते हैं। इनका उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। और इंफ्रारेड जो है लैंप विद्युत उपकरण है जिससे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो है उत्परिवर्तन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। और आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है रहती है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितनी भी अभी तक पुरानी वीडियोज हो चुकी हैं आपको वो भी जो है आपके चैनल पे आपको मिल जाए, ताकि जितने भी अभी प्रैक्टिस चल रहे हैं आपका प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है एसएसटी का, जो है आप वहां से डेली मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट होता है उसे आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी? मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? ये आपका लैंगिक जनन पर आधारित है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो डीएनए की खोज करने वाले थे आपके आपका जो है एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि जो है डीएनए की खोज कई सारे वैज्ञानिकों ने की थी, जैसे कि जेम्स वाटसन है, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक है, एमएच विलिंगसन है, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे। ये बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। तो इनमें से मतलब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक तो सही है, लेकिन यहाँ पे और भी एक दो वैज्ञानिक थे, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आप बोल सकते हो। एक से अधिक सही है, ठीक है। यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएच विलिंगसन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो है जेम्स वाटसन और क्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने जो है 1953 में डीएनए कुंडलीकार विन्यास का प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट था, इसलिए मतलब आपको बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा कि डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी, बट ये गलत है। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे आपके फ्रेडरिक, देख सकते हैं फ्रेडरिक मिस्चर इसके जो है खोजकर्ता है, ठीक है। और ये ऑथेंटिक है, ये क्योंकि घटना चक्र की बुक है, तो यहाँ से आप जो है सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलती है। कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं इसमें बताया जाता है, तो याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेडरिक मिस्चर, जो इसमें नहीं है, इसका ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बताना है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? वो है डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों में नियंत्रण जो है डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? यकृत और जो मांसपेशियां होती है उनमें ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। शरीर में की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जो है
शुगर है वह प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है और यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी या 30% से 40% पानी। ट्रिक में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये बताइएगा मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है। तो वो जो है 70% लगभग पानी होता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग से एक सजेशन चाहिए था कि क्या आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आना है। रीजनिंग की क्लास जो है लेकर अगर आना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके लिए क्लास रीजनिंग की जरूरत है तो हम जो है कम से कम 10 से 15 क्लासेस में लगाएंगे। ठीक है। जितने भी अभी तक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन जो है आपके 10 से 15 क्लास में कोशिश करेंगे कि एग्जाम तक चलेगा। जितने भी टाइम लग जाए ऐसा नहीं है, कम से कम 1 महीने तो लगभग चल ही जाएगा। तो 1 महीने के अंदर आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जितना भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछता है, याद रखिएगा 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही निर्णायक होता है। और रीजनिंग का क्वेश्चन गलत होना मतलब कि बहुत प्रॉब्लम में आ जाना, क्योंकि एक एक दो नंबर से जब कोई रह जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सोच रहे हैं कि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। आपका जो है जीएस पूरा तरीके से कंप्लीट करवाया जा रहा है। जीएस की प्रैक्टिस चल रही है, अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, मिक्स चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए सोच रहे हैं रीजनिंग की भी क्लास लेकर आया जाए और डेली जो है 20 से 30 क्वेश्चन डेली जो है 20 से 30 क्वेश्चन करवाए ताकि एग्जाम तक आपके बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट मिले। तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगेगा आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे कि हाँ रीजनिंग लेकर आना चाहिए तो हम रीजनिंग लेकर आएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में इसको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे बताना है कि विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा होता है। वो होता है विटामिन के। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी से होने जो व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। जिस भी व्यक्ति को इसकी विटामिन के की कमी होती है उन व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर अर्थात ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। उपयुक्त में से एक से अधिक या एक से अधिक, एक से कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो है विटामिन प्रतिस्कंदन विषयों के प्रतिविष या प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो विटामिन है विटामिन के। डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। प्रतिस्कंदन विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी से होने वाले जो व्यक्तियों हैं इनका ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B6। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपको बताना है कौन सा होगा। तो आर्गे कैल्सीफेरॉल हम विटामिन D2 को कहते हैं। विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या रक्त में। तो आपके यकृत जो आपका लीवर होता है, लीवर में जो है आपका विटामिन ए भंडारित होता है, वहीं पर स्टोर होता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। याद रखिएगा रेटिनॉल इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन बी भी कहते हैं। कैसा है संक्रमण रोधी, मतलब कि ये जो है टच करने से भी फैलता है, संपर्क में आने से फैलता है, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल और गाजर, ये जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है 26।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। रेटिनॉल जीरोफेथैलेमिया सही है। टोकोफेराल बेरी नहीं, टोकोफेराल बेरी नहीं होता है, याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। साइनोकोबाल्मिन रक्ताल्पता ये सही है। आर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेटस विटामिन D2 होता है, अभी बताया जस्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, ये जो है बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर होगा। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफेथैलेमिया रोग होता है, और साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी पॉलीकैल्सीफेरॉल या D3 आर्गोकैल्सीफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, इसी को हम रिकेट्स को सूखा रोग कहते हैं। बेरी विटामिन B1 ठीक है, जो विटामिन B1 होता है उसकी कमी से बेरी रोग होता है, और इसे जो है थायमीन विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, और इसकी कमी से होता है। ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई होती है, और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन होता है, याद रखिएगा, बांझपन रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। विटामिन B1 संतरा सही है। विटामिन D1 कार्ड यकृत तेल। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल ये भी सही है। विटामिन के अल्फा ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं, और गेहूं अंकुर तेल, जो आपका गेहूं होता है वो अंकुरित हो जाए उसका तेल निकालते हैं, तो वो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत होता है। जबकि अल्फा में विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है, और संतरा में विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन कुछ मात्रा में विटामिन B1 भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है। B1 B2 B6 B12, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, इसका जो है कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। और विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो आप सभी को पता होगा, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके जो है शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त का परिमाप होता है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है, और यह जो है 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। RH कारक में सफेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। मतलब यहाँ पे जो जब रक्त का हम लोग ट्रांसफ्यूजन करते हैं, इसमें रक्त न केवल रक्त के प्रकार अर्थात रक्त का प्रकार ही बस सेम नहीं होना चाहिए, उसमें जो है RH जो कारक है, RH फैक्टर, वो भी संगत होना चाहिए। यहाँ पे RH कारक होगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रक्त आधान अर्थात ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में से की थी। और दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और क्लास के बारे में जानकारी लेना हो और भी बहुत सारी जानकारी है जो भी आपको चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से आप हमसे सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा जो है, अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। इसमें जो है आप मैसेज करके, व्हाट्सएप से मैसेज करके, इसमें आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं, और कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ से आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।